नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज रेपसवाल और आज की कहानी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले रावतसर इसी क्षेत्र में एक गांव आता है जिसे चक यानी राजस्व ग्राम कहा जाता है की है। यह बात 2019 की है। हनुमानगढ़ से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा में एक जगह है। इसी गांव में ओम प्रकाश अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी थी और 3 बेटियां संगीता, रेणु और दिव्या। तीनों बहनें प्राइमरी तक ही पढ़ पाईं। उसके बाद खेतों में माँ बाप का हाथ बटाने लगी। ओम प्रकाश के पास थोड़ी बहुत खेती की जमीन थी, उसी से जैसे तैसे घर का गुजारा चलता था। समय बीतता गया और जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती गईं, उनकी सुंदरता में भी निखार आता गया। ओम प्रकाश और उसकी पत्नी को यही चिंता सताने लगी कि कैसे अच्छे घरों में इनकी शादियां हों। इन्हीं दिनों छोटी बेटी दिव्या के कदम जरा भटक गए। चक नंबर DWM में रहने वाले अपनी ही जाति के वेद प्रकाश से दिव्या का चुपचाप मेलजोल चल रहा था। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जब यह बात ओम प्रकाश को पता चली तो इज्जत की फिक्र में उसने साफ इनकार कर दिया। उसे लगा कि समाज में बदनामी होगी, इसलिए उसने दिव्या पर नजर रखनी शुरू कर दी। ओम प्रकाश अब इस कोशिश में लग गया कि कहीं दिव्या कोई गलत कदम उठाने से पहले उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन दिक्कत यह थी कि दिव्या घर में सबसे छोटी थी। ऐसे में वह अकेली दिव्या की शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि बड़ी बहनों की शादी पहले होनी चाहिए। यही गांव का रिवाज भी था। इसीलिए ओम तीनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो। प्रकाश अब ऐसा परिवार ढूंढने लगा जहां सके उसे लगा कि अगर तीनों की शादी एक ही जगह हो जाए तो खर्चा भी थोड़ा कम पड़ेगा और बेटियां भी एक दूसरे के साथ रहेंगी। अच्छे घर वर की तलाश में जुटे ओम प्रकाश को एक रिश्तेदार ने चक नंबर 9 DWM के प्रेम कुमार के बारे में बताया गया कि प्रेम कुमार के पास ज्यादा जमीन जायदाद तो नहीं थी, लेकिन उसके तीनों बेटे मेहनती थे और शादी के लायक उम्र के थे। एक ही घर में तीनों बेटियों के रिश्ते मिलते देख ओम प्रकाश को जैसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने बड़ी बेटी संगीता की शादी प्रेम कुमार के बड़े बेटे कालू से कर दी। मंझली बेटी रेणु की शादी सुभाष चंद्र से और सबसे छोटी दिव्या की शादी मोहनलाल उर्फ नीटू से तय कर दी। शादी के बाद तीनों बेटियां विदा होकर अपने अपने ससुराल चली गईं, लेकिन वहां जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके पति वैसा जीवन नहीं दे सकते जैसा उन्होंने सपनों में सोचा था। संगीता ने तो हालात से समझौता कर लिया और ससुराल के रंग में ढल गई, पर रेणु और दिव्या को अपने पति पसंद नहीं आए, न तो रूप रंग से न ही स्वभाव से। फिर भी जिंदगी जैसे तैसे चलती रही। समय बीतता गया। तीनों बहनें अपने अपने घरों में 2-2 बच्चों की मां बन चुकी थीं। जब प्रेम कुमार का परिवार बढ़ा तो खर्चे भी बढ़ने लगे। ऊपर से जब बच्चों में जमीन का बंटवारा हुआ तो खेत भी टुकड़ों में बंट गए और जोत की जमीन कम हो गई। ऐसे में गुजारा मुश्किल होता गया। आखिरकार प्रेम कुमार के तीनों मकान किराए पर ले लिया। अब शहर में आकर तीनों भाई अपने अपने ढंग से कमाने लगे। मोहनलाल ने एक टेंट हाउस में नौकरी पकड़ ली थी। कालूराम ठेकेदारी के छोटे मोटे काम करने लगा और सुभाष ने एक व्यापारी की बेटे गांव यानी चक को छोड़कर रावतसर शहर में बसने का फैसला कर बैठे। उन्होंने वहां वार्ड नंबर 3 में भगवती प्रसाद का एक दुकान पर काम पकड़ लिया। हालांकि संगीता की भी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह अपने पति और बच्चों के साथ खुश रहती थी। उसे ज्यादा की चाह नहीं थी। जो मिला उसमें संतोष करना जानती थी। लेकिन रेणु और दिव्या की सोच कुछ अलग थी। दोनों की उम्मीदें बड़ी थीं। जब वैसा कुछ नहीं मिला तो धीरे धीरे दोनों परेशान रहने लगी। अपने अपने पतियों से मन का मेल नहीं बैठा। न प्यार मिला न समझदारी। इन्हीं दिनों एक मोड़ आया। दिव्या का पुराना प्रेमी वेद प्रकाश रावतसर आ गया और कुछ दिनों के लिए उन्हीं के किराए के मकान में ठहर गया। वह मोहनलाल का चचेरा भाई था, इसलिए घर आना जाना स्वाभाविक था। वेद प्रकाश अविवाहित था और गुजरात में रहकर पेंटर का काम करता था और ऊपर से वह बंठन कर स्मार्ट तरीके से रहता था। उसका अंदाज अब भी वैसा ही था जैसा दिव्या को पहले पसंद आया था। रेणु पहले से जानती थी कि दिव्या और वेद प्रकाश के बीच पहले कुछ चल चुका था। वह इस राज्य की गवाह थी, लेकिन अब हालात अलग थे और शायद इरादे भी रेणु ने ही सबसे पहले पहल की और धीरे धीरे ऐसा माहौल बना दिया कि दिव्या और वेद प्रकाश को अकेले में मिलने का मौका मिल गया। दोनों के बीच जो अधूरी चाहतें थीं, उन्होंने घंटे घर पर ही रुका रहा। अगले ही दिन वेद जी भरकर जी लिया। उस दिन वेद प्रकाश कई प्रकाश। फिर आधम का संगीता उस दिन मायके गई हुई थी और तीनों भाई अपने अपने काम पर निकले हुए थे। घर में सिर्फ रेणु और दिव्या थी। इस बार वेद प्रकाश हाथ खाली नहीं आया।
उसने दोनों बहनों के लिए महंगी साड़ियां और नए मोबाइल फोन लाकर दिए। वेद प्रकाश का खुलकर खर्च करना, उसका पहनावा और दिव्या को महंगे तोहफे देना, ये सब देखकर रेणु के मन में भी हलचल मचने लगी। उसने सोचा काश उसकी जिंदगी में भी ऐसा कोई होता जो उसकी जरूरतें समझता और उन्हें पूरा करता। घर की तंगी, पति की बेरुखी और अधूरे सपनों का बोझ अब उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। यही सोचते सचते उसे दीपक मेघवाल का ध्यान आया, पड़ोस के मोहल्ले का वही लड़का जो काफी समय से उस पर नजर रखे था। दीपक ने कई बार नजरों में अपने इरादे जताए थे, मगर तब रेणु ने उसे कभी भाव नहीं दिया। अब जब हालात और सोच दोनों बदल चुके थे तो उसे दीपक की बातें याद आने लगी। दीपक का परिवार ठीक ठाक था, खेती-बाड़ी अच्छी थी और उस समय उसके खेतों में कपास की फसल पककर तैयार खड़ी थी। चुगाई का काम चल रहा था और खेतों में हलचल थी, ठीक वैसे ही जैसे रेणु के दिल में अब होने लगी थी। एक दिन रेणु यूं ही घर के दरवाजे थी। यही वह वक्त था जब दीपक अक्सर उनके घर के आसपास मंडराया करता था। उस दिन जैसे ही दीपक सामने से आता दिखा, रेणु ने खुद ही आगे बढ़कर उससे बातचीत की। शुरुआत रेणु ने एक कामकाजी बहाने से की। रेणु ने खेत में कपास की चुगाई करने की बात की और दीपक से पूछा कि वह उसे कितना मजदूरी देगा। दीपक ने तुरंत कहा कि वह उसे बाकी मजदूरों से 5 गुना ज्यादा मजदूरी देगा और सबसे खास बात यह थी कि रेणु को खुद काम करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे बाकी मजदूरों से काम कराना था। दीपक ने यह भी कहा कि वह उसे सुबह 8 बजे खेत पर बुलाएगा, जबकि बाकी मजदूर 10 बजे आते थे। दीपक के इस बदले हुए व्यवहार और उसकी विशेष पेशकश ने रेणु को भीतर तक छू लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अब उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला हो, जैसे वह अपने हालात को अपने तरीके से बदल सकती है। शाम को जब सुभाष घर लौटा तो रेणु ने घर की तंगी का हवाला देते हुए कहा कि वह भी मोहल्ले की बाकी औरतों की तरह खेतों में काम करने जाएगी ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे आ सके। असल कारण कुछ और था, लेकिन वह वही कह रही थी जो उस वक्त जरूरी था। सुभाष पत्नी को घर से बाहर काम करने के लिए भेजना नहीं चाहता था, लेकिन घर की माली हालात को देखते हुए उससे उसे जाने की इजाजत दे दी थी। अगले दिन 7 बजे ही रेणु ने खेत का रास्ता पकड़ लिया। आधे घंटे में वह दीपक के खेत में पहुंच गई। दीपक खेत में बने कोठे के दरवाजे पर खड़ा मानो उसी के आने का इंतजार कर रहा था। रेणु दीपक के इशारे पर सीधी कोठे में घुस गई। कोठे में घुसते ही दीपक ने उसे बाहों में भर लिया। इसके बाद दोनों चारपाई पर लेट गए, जहां उन्होंने अपनी हसरतें पूरी कर ली। इसके बाद दीपक ने रेणु के हाथ में 500 के 3 नोट रखे। इसके बाद यह सिलसिला अक्सर होने लगा। अब दोनों विवाहित बहनों के कदम बहक चुके थे। कहते हैं कि इश्क मुश्क छिपाए नहीं छिपते, किसी न किसी तरह उनका भंडाफोड़ हो ही जाता है। यही वेद और दिव्या के मामले में हुआ। यूं कि दिव्या की चाहत पर वेद ने उसके फोन में कुछ निजी तस्वीरें ले ली थी। एक दिन जब मोहनलाल खाना खाने के लिए आए तो उनका हाथ दिव्या के फोन पर लग गया। मोहन ने फोन की गैलरी खोली और उसमें अपनी पत्नी और वेद की आपत्तिजनक तस्वीरें देखकर वह बहुत गुस्से में आ गए। बिना सोचे समझे उन्होंने आंगन में पड़ा बेत उठाया और दिव्या की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना के बाद मोहन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह काम पर भी नहीं गया और पूरे दिन बरामदे में पड़ी चारपाई पर लेटा रहा। करीब 1 घंटे बाद दिव्या से मिलने की इच्छा लेकर वेद मोहन के घर आ गया। उसे यह नहीं पता था कि उस समय मोहन घर पर होगा। जैसे ही वेद बरामदे में आया, मोहन ने उसकी कॉलर पकड़ ली और उसे गालियां देने लगा। फिर उसने बेत उठाकर वेद पर हमला कर दिया। वेद ने किसी तरह से मोहन से बचते हुए वहां से भागने में सफलता पाई। शाम को मोहन का बड़ा भाई कालूराम घर आया तो मोहन ने दिव्या और वेद के प्रेम संबंधों के बारे में सब कुछ भाई के सामने खोलकर रख दिया। यह सुनकर उनके पिता प्रेम कुमार भी आ गए। सभी ने मिलकर वेद प्रकाश से मुलाकात की और उसे धमकी दी कि अगर वह फिर कभी घर में घुसा तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। इस धमकी का असर यह हुआ कि वेद प्रकाश ने अगले 15 दिन तक उस गली में कदम तक नहीं रखा। वहीं दिव्या को अपने प्रेमी से मुलाकात न होने के कारण बहुत परेशानी होने लगी। रेणु ने दिव्या को भरोसा दिलाया कि वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। कुछ दिनों बाद रेणु ने वेद और दिव्या के मिलने का तरीका ढूंढ लिया। अब रेणु दिव्या के साथ मायके जाने लगी। वहां रेणु के देखरेख में वासना का खेल चलने लगा। ये सब कुछ गुपचुप तरीके से हो रहा था ताकि किसी को पता न चले। उधर दीपक के खेत में कपास की चुगाई का काम खत्म हो चुका था। अब दोनों का मिलना जुलना भी लगभग बंद हो गया था। फरवरी 2018 की एक शाम रेणु ने दीपक से कहा, चलो कहीं दूर भाग चलते हैं और शादी कर लेते हैं। दीपक को रेणु का प्रस्ताव अच्छा लगा और इसके लिए दोनों ने भागने का प्लान बनाया। 15 फरवरी 2019 को रेणु को भागने के लिए सही मौका मिल गया।
उस दिन संगीता और दिव्या अपने पतियों के साथ रिश्तेदारी में गई थी। उनके पति काम पर थे और बच्चे गली में खेल रहे थे। रेणु ने दीपक को फोन किया और 1 घंटे बाद वह रावतसर के बस स्टैंड पर पहुंच गई, जहां दीपक उसका इंतजार कर रहा था। दोनों प्रेमी वहां से बस पकड़कर जयपुर चले गए। शाम को जब सुभाष घर लौटा और पत्नी यह शक हुआ कि वह दीपक के साथ भाग गई है, रेणु को घर पर नहीं पाया तो वह बहुत हैरान हुआ। रात भर इंतजार करने के बाद सुभाष को, क्योंकि दीपक भी घर पर नहीं था, फिर सुभाष ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। 1 हफ्ते की भाग दौड़ के बाद पुलिस ने दीपक और रेणु के फोन सर्विलांस पर लगा दिए थे। फोन की लोकेशन ट्रैक कर पुलिस ने उन्हें जयपुर के रास्ते में एक सस्ते से होटल से पकड़ लिया। मर्जी से घूमने गई थी तो उसके घर वालों ने जब रेणु ने पुलिस के सामने कहा कि वह अपनी भी कोई कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, इस तरह मामला शांत हो गया और ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि परिवार की बहू ने बहुत बड़ा और माफ न करने लायक काम किया था, लेकिन घर वालों ने इस बात को ज्यादा नहीं फैलाया। उन्होंने इसे बस एक गलती या भटकाव मानकर मामला यहीं खत्म कर दिया। फिर घर का माहौल धीरे धीरे पहले जैसा हो गया। जैसे बाहर से सब पहले जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल चुका था। एक दिन रेणु, दिव्या और वेद रेणु के मायके में बैठे थे। उस समय एक साजिश तैयार की गई। रेणु ने दिव्या को समझाया कि मोहन के रहते वेद और तुम्हारी शादी संभव नहीं है, क्योंकि मोहन किसी भी हालत में तलाक देने को तैयार नहीं होगा। ऐसे में उन्होंने मोहन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई ताकि उसकी मौत एक हादसे की तरह लगे और किसी को शक न हो। रेणु ने पूरी योजना सोच समझकर बनाई। इसके अनुसार दिव्या ने अपने पति को छत पर सोने की आदत डालनी शुरू कर दी। तय किया गया कि जिस रात घर में कालूराम और संगीता मौजूद न हो, उसी रात योजना को अंजाम दिया जाएगा। 28 मार्च 2019 को ऐसा मौका मिला। कालूराम अपनी पत्नी संगीता के साथ किसी काम से चक 14 BPM गया हुआ था। मोहन रोज की तरह छत पर सोने चला गया और थोड़ी देर बाद दिव्या भी अपना घरेलू काम निपटाकर उसी के पास सोने के लिए छत पर पहुंच गई। नीचे कमरे में सुभाष और उसकी पत्नी रेणु सो रहे थे। दिव्या, जो पति के पास लेटी थी, योजना के मुताबिक पूरी तरह जाग रही थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। रात करीब 12 बजे मोहन शराब के नशे में पेशाब के लिए उठा। नशे की हालत में उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। यही वह समय था जिसका दिव्या को इंतजार था। उसने छत पर पहले से रखी हुई ईंट उठाई और दोनों हाथों से मोहन के सिर पर जोर से मार दी। वार इतना तेज था कि मोहन की खोपड़ी फट गई और वह वहीं लड़खड़ाने लगा। इसके बाद दिव्या ने उसे छत से नीचे धक्का दे दिया। मोहन सीधे पक्के फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया। योजना के मुताबिक दिव्या ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। वह छत से चिल्लाने लगी कि उसका पति कहीं नहीं दिख रहा है। उसने सुभाष और रेणु को आवाज दी और उन्हें ऊपर बुलाया। शोर सुनकर सुभाष और रेणु छत पर पहुंचे और देखा कि मोहन वहां नहीं है। सुभाष तुरंत नीचे भागा और जब मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर आया तो उसने देखा कि मोहन दाईं ओर फर्श पर पड़ा है। यह देख वह घबरा गया और फिर उसने रेणु और दिव्या को भी नीचे बुला लिया। जब सभी ने मोहन को देखा तो वह बेहोशी की हालत में पड़ा था। यह देख दिव्या जोर जोर से रोने लगी और रेणु ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसी समय सुभाष ने आसपास के पड़ोसियों को आवाज देकर बुला लिया। फिर सबने मिलकर गंभीर रूप से घायल मोहन को एक कार में डालकर पास के राजकीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालत गंभीर होने की वजह से मोहन को वहां से हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसीलिए डॉक्टरों ने उसे बीकानेर भेजने का फैसला किया। दुर्भाग्य से बीकानेर के अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मोहन ने दम तोड़ दिया। मोहन की मौत की खबर मिलते ही उसके सभी रिश्तेदार बीकानेर अस्पताल पहुंच गए। प्रेम कुमार अपने बेटे मोहन की मौत को किसी भी हालत में हादसा मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें पूरा यकीन था कि यह एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने अपनी बहू दिव्या को सख्ती से धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वे पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देंगे। पुलिस केस का नाम सुनते ही दिव्या घबरा गई। डर के मारे उसने सारी सच्चाई बता दी। उसने कबूल किया कि यह सब उसकी बड़ी बहन रेणु के कहने पर हुआ था और उसी के इशारे पर उसने अपने पति मोहन को मौत के घाट उतार दिया। दिव्या और रेणु से पूछताछ के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया और 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या से जुड़े अहम सबूत बरामद कर लिए। वहीं तीसरा आरोपी वेद प्रकाश फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने चौथे दिन उसे भी पकड़ लिया। इसके बाद तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। आगे चलकर मुकदमे की सुनवाई में तीनों को मोहन की हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और आज की दूसरी कहानी मुंबई की है। यह बात 2023 की है। मुंबई के पास ही एक जगह है
कल्याण और कल्याण के पास एक इलाका है खड़क कपाड़ा। इसी इलाके की चोल में 35 साल की सविता रहती थी। उसके परिवार में उसकी 75 साल की माँ, 40 साल का भाई गजानन और उसके 2 बेटे, 11 साल का सतेज और 40 साल का गजानन, 7 साल का तेज थे। सविता की जिंदगी पहले बहुत अच्छी चल रही थी। घर में सब मिलजुल कर रहते थे और कोई झगड़ा या परेशानी नहीं थी। लेकिन अचानक साल 2018 में उसके पति का देहांत हो गया। पति के जाने के बाद सविता बहुत अकेली हो गई थी, लेकिन उसकी माँ और भाई ने उसे हिम्मत दी। इससे सविता को सहारा मिला और उसने फिर से हिम्मत से जीना शुरू किया। सविता का बड़ा बेटा एक इंटरनेशनल स्कूल में 4th क्लास में पढ़ता था और छोटा बेटा 2री क्लास में था। बच्चों की पढ़ाई के लिए सविता नौकरी ढूंढ रही थी ताकि कुछ पैसे जमा कर सके। आखिरकार उसे कल्याण पश्चिम की एक सिक्योरिटी कंपनी में काम मिल गया। सविता को लगा कि अब उसे पैसों की ज्यादा परेशानी नहीं होगी। उसने ईमानदारी से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना शुरू किया। जो तनख्वाह उसे मिलती थी उसी से वह अपने बच्चों की पढ़ाई मान की दवाइयों और भाई के खर्चे पूरे करती थी। इन पैसों में घर चलाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे सब संभाल रही थी। इसी दौरान करीब 1 साल पहले उसकी पहचान नितिन कांबले से हुई। वह भी एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। काम के दौरान सविता और नितिन की मुलाकातें होने लगी। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी और पहचान दोस्ती में बदल गई। वे दोनों अपने अपने निजी जीवन की परेशानियां एक दूसरे से शेयर करने लगे, एक दूसरे को समझते और सलाह देते थे। सविता को नितिन अब एक बहुत खास दोस्त लगने लगा था। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई और फिर नितिन सविता के घर भी आने जाने लगा। सविता के बच्चे नितिन को मामा कहकर बुलाते थे और नितिन भी उन्हें बड़े प्यार से दुलार करता। कभी कभी उनके लिए कुछ खाने पीने की चीजें भी लाता था। घर में सब उसे जानने पहचानने लगे थे, इसीलिए वह जब चाहे तब सविता के घर आता जाता रहता था। लेकिन सविता को नहीं पता था कि नितिन के मन में क्या चल रहा है। उसे तो लगता था कि नितिन बस एक अच्छा दोस्त है जो मुश्किल वक्त में उसका साथ दे रहा है, लेकिन असल में नितिन के मन में कुछ और ही चल रहा था। सविता की सैलरी से खर्च पूरे नहीं हो रहे थे, तो उसने एक और नौकरी ढूंढनी शुरू की। उसे एक पेशेंट केयर की जॉब मिल गई, जिसमें तनख्वाह भी ठीक ठाक मिलने लगी। अब उसने सिक्योरिटी की नौकरी छोड़ दी तो नितिन से रोज की मुलाकातें भी बंद हो गईं। नितिन अब सविता से मिलने के लिए सीधे उसके घर आने लगा। उनकी दोस्ती को 1 साल पूरा हो चुका था। सविता उसे एक अच्छा दोस्त और भाई जैसा मानती थी और वह खुद भी नितिन से ऐसे ही बातें करती थी। लेकिन नितिन अब सविता को पसंद करने लगा था और उसके मन में सिर्फ दोस्ती या भाई जैसा कोई भाव नहीं था। उसके मन में सविता के लिए गलत और गंदे ख्याल आने लगे थे, लेकिन सविता को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। वो अब भी उसे एक सच्चा और भरोसेमंद दोस्त ही समझती थी। जब सविता की तरफ से कोई इशारा या जवाब नहीं मिला तो नितिन झुंझुला गया। उसे लगने लगा कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। उसने तय किया कि अब वह अपने दिल की बात सविता को बता देगा। एक दिन वह फिर से सविता के घर गया। पहले तो थोड़ी इधर उधर की बातें की और फिर अचानक उसने सीधे सविता को प्रपोज कर दिया। सविता को नितिन की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे वह अपना अच्छा दोस्त समझती थी उसी के मन में इतने गलत विचार थे। उसे बहुत दुख और झटका लगा। नितिन अपनी बात पर अड़ा हुआ था और सविता को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह उससे कब से प्यार करता है, लेकिन सविता ने साफ शब्दों में उसे समझा दिया कि वह उसके लिए सिर्फ एक दोस्त था और रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सविता ने नितिन से साफ कह दिया कि अब वह उसके घर न आए और दोनों के बीच जो रिश्ता था वह वहीं खत्म हो गया है। नितिन को सविता का यह जवाब बहुत बुरा लगा। उसे गुस्सा आया और जाते जाते उसने धमकी जैसी बात कह दी कि वह इसका बदला लेगा। सविता ने अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने के लिए एक रिक्शा तय की थी। रिक्शा चालक रोज की तरह बच्चों को सुबह 8 बजे अम्बेली से स्कूल छोड़ता और दोपहर को स्कूल छूटने के बाद उन्हें वापस घर लेकर आता था। उस दिन भी सतेज और तेज रोज की तरह स्कूल के लिए निकले। सविता ने दोनों को रिक्शा में बिठाया और वे चले गए। बच्चों की स्कूल 3 बजे छूटती थी और 3:20 पर रिक्शा ड्राइवर स्कूल पहुंच चुका था। सतेज तो रिक्शा में आ गया, लेकिन तेज वहां नहीं पहुंचा। तेज को ना देखकर और स्कूल में भी ना मिलने पर रिक्शा चालक ने सविता को फोन किया और पूछा कि क्या वह तेज को पहले ही घर ले आई है। रिक्शा चालक का सवाल सुनकर सविता ने इनकार किया। तेज के ना मिलने से वह घबरा गई। उसने तुरंत स्कूल में फोन किया और संबंधित शिक्षिका से तेज के बारे में पूछा। तब शिक्षिका ने बताया कि तेज का मामा नितिन कांबले दोपहर करीब 5:15 बजे स्कूल आया था। उसने बताया कि तेज को घर ले जाना जरूरी है और इसके लिए उसने एक आवेदन पत्र भी दिया था। फिर वह तेज को अपने साथ ले गया। यह सुनकर सविता घबरा गई। उसके मन में तुरंत शक पैदा हुआ कि नितिन तेज को क्यों और कहां लेकर गया।
उसने तुरंत नितिन को फोन किया और तेज के बारे में पूछा, लेकिन नितिन ने टाल मटोल वाले जवाब दिए और फिर कॉल काट दिया। तभी सविता को उसकी पुरानी धमकी याद आई, जब उसने कहा था कि वह उसे सबक सिखाएगा। उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं तेज के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। उसने यह बात घर वालों को बताई। सभी ने मिलकर तय किया कि नितिन कांबले ने तेज को स्कूल से बिना बताए ले जाने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करानी चाहिए। सविता तुरंत खड़कपाड़ा पुलिस थाने पहुंची और वहां के अधिकारियों को पूरी घटना विस्तार से बताई। जब उन्होंने सुना कि एक महिला का बच्चा बिना उसकी जानकारी के कोई व्यक्ति स्कूल से लेकर चला गया है, तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया। उन्हें शक हुआ कि यह मामला बच्चे के अपहरण का हो सकता है। थाने के पुलिसकर्मियों ने तुरंत वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सर्जेराव पाटिल से संपर्क किया और उन्हें बताया कि एक महिला अपने बच्चे के लापता होने की शिकायत लेकर आई है, जिसे किसी ने स्कूल से ले गया है। इसकी गंभीरता को समझते हुए वरिष्ठ निरीक्षक सर्जेराव पाटिल ने सविता को अपनी केबिन में बुलाया और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्हें समझ में आया कि यह मामला एक तरफा प्रेम से जुड़ा हो सकता है और इसमें बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए बिना समय गवाए उन्होंने सविता की शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सर्जेराव पाटिल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत अपने केबिन में अन्य पुलिस स्टाफ को बुलाया। सविता पाटिल द्वारा दी गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने पुलिस टीम को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह मामला केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि इसमें एक मासूम बच्चे की जान का सवाल है। इसीलिए कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तुरंत नितिन कांबले का पता लगाने और बच्चे को सुरक्षित ढूंढने के लिए 4 अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया। हर टीम को अलग-अलग दिशा में भेजा गया और उन्हें सख्त आदेश दिए गए कि जल्द से जल्द नितिन का पता लगाया जाए और बच्चे को सुरक्षित लाया जाए। सभी पथकों को उसके पते और जान पहचान वालों के पास भेजा गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पूरे ऑपरेशन को तेजी से अंजाम देने की मामलों को अपने अनुभव से सुलझा चुके थे। इस केस में उनका अनुभव बेहद काम आया। जब उन्होंने इस मामले की पूरी जानकारी ली तो उन्हें शक हुआ कि यह घटना एक तरफा प्रेम के संभावित ठिकाने रिश्तेदारों के घर पुराने प्रक्रिया शुरू हो गई। पुलिस निरीक्षक शरद जी ने, जो पहले भी मुंबई विभाग में कई जटिल चलते हुई हैं, उन्हें लगा कि सविता द्वारा नितिन को ठुकराए जाने के कारण नितिन ने गुस्से में आकर बच्चे को कहीं छुपा दिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तुरंत होगा या फिर बच्चे को नुकसान पहुंचाया हो ताकि सविता से बदला लिया जा सके। इस आशंका लगाने के लिए जांच शुरू कर दी। इसी दौरान को लेकर लेन देन हुआ था। इसके बाद नितिन ने नितिन कांबले के संभावित ठिकानों का पता सहायक पुलिस निरीक्षक खोंडे ने सविता पाटिल से और जानकारी ली। पूछताछ में सविता ने बताया कि उनके और नितिन के बीच पैसों से धमकी दी थी कि वह सविता और उसके बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही सविता ने यह भी बताया कि नितिन ने उसे प्रेम का प्रस्ताव दिया था, जिसे उसने साफ साफ नकार दिया था और उसे कड़ी फटकार भी लगाई थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जांच अधिकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सर्जेराव पाटिल और उनके टीम के अन्य पुलिसकर्मी अपहरित बच्चे की तलाश में निकल पड़े। इस दौरान उन्हें एक खबरी से सूचना मिली कि आरोपी नितिन कांबले कल्याण पश्चिम स्थित रानी रुक्मणीबाई अस्पताल में इलाज करा रहा है। इस जानकारी के बाद पुलिस टीम तुरंत अस्पताल पहुंची और वहां नितिन कांबले इलाज करवा रहा था। जब पुलिस ने उससे तेज के बारे में पूछा तो वह झूठ बोलने लगा और ठीक से जवाब नहीं दिया। जांच के दौरान नितिन ने बताया कि वह कल्याण पश्चिम के गौरीपाड़ा इलाके में एक बिल्डिंग में पानी की पाइपलाइन ठीक कर रहा था, लेकिन तेज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। फिर पुलिस ने उस बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। सीसीटीवी में नितिन को एक छोटे बच्चे को लिफ्ट में लेकर ऊपर जाते हुए देखा गया। पुलिस ने पूरी बिल्डिंग की तलाश की और आखिरकार बिल्डिंग की छत पर पानी की टंकी में तेज को मृत अवस्था में पाया। यह देखकर पुलिस को पूरा मामला समझ में आ गया और उन्होंने तुरंत नितिन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिसों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। पानी की टंकी गहरी होने के कारण फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही अपराध प्रकटीकरण टीम के अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों ने पंचों को बुलाकर घटनास्थल पर मौजूद रहने के आदेश दिए, क्योंकि अपहरित बच्चा मृत अवस्था में मिला था। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सर्जेराव पाटिल ने उच्च अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। पानी की टंकी से बच्चे को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस में रखकर पुलिस उसे रानी रुक्मणीबाई अस्पताल कल्याण ले गई। घटनास्थल की बारीकी से जांच वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एपीआई यशवंत राव ने की और विस्तृत पंचनामा किया।
इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल की पूरी तरह से जांच की और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि बच्चे की मौत पानी में डूबने से हुई है। इसके बाद भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या धारा 302 और साक्ष्य को नष्ट करने धारा 2001 का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद नितिन से बच्चे की स्कूल बैग की जानकारी ली, जो उसने जहां फेंकी थी वहां से बैग को बरामद किया। पुलिस ने नितिन के कपड़े भी जब्त किए, जो उसने अपराध करते समय पहने थे। इसके साथ ही उसने स्कूल में जो आवेदन दिया था वह भी पुलिस ने बरामद किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी नितिन कांबले को न्यायालय में पेश किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब यह केस अदालत में चल रहा है। सविता ने नितिन को एक अच्छा दोस्त और भरोसेमंद इंसान समझा, लेकिन नितिन के इरादे कुछ और थे। इससे यह सीख मिलती है कि हमें हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब बच्चों की बात हो। सविता ने जब नितिन की धमकी को हल्के में लिया तो वह एक बहुत बड़ी चूक थी। यदि किसी के व्यवहार में बदलाव दिखे या वह डराने धमकाने लगे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं।